पढ़े बच्चे जाकर के लिंग निर्धारण के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा है? कुछ बातें समझ में आई? ना तो मैंने ह्यूमन बीइंग लिखा है ना कुछ। हालांकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग का ही पढ़ रहे हैं, टेंशन नहीं है, बात तो ह्यूमन बीइंग की ही करेंगे मोस्टली। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ कुछ और भी बातें होती हैं और भी पढ़ना भी है। किसका पढ़ा आपने बताइए? ह्यूमन बीइंग का पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? क्या होता है? आप लोगों ने पीछे बच्चा पढ़ा? क्या कुछ देख रहे थे क्या अभी? सभी लोग एक ही जगह पे केंद्रित थे, क्या बात था? कुछ तो है वहां पे। क्या था? सेलफोन? क्या कर रहे सेलफोन पे? क्या हो रहा था बाबू? बताएंगे? सेटिंग देख रहे थे, कोई नहीं। देखिए मगर ये बात भी ध्यान रखिए ना कि आपके लाइफ का भी कुछ सेटिंग है ना। उसको बाद में भी सही कर सकता है सेटिंग को। गड़बड़ा गया ना, ये सेटिंग नहीं सही होगा। लाइफ टाइम के लिए चेंज होता है, वन टाइम चेंज है। वाईफाई ऑन करते हो, ऑफ कर सकते हो। यहाँ कुछ चेंज हुआ ना, दोबारा सही नहीं कर पाओगे। क्या नहीं बात को समझते हो? अब इस पे अगर हम कुछ विशेष कह दें तो शायद बात विशेष ही चली जाएगी, नहीं कहना चाहते जल्दी। तो आपके चंदन रोरी को सबको लपेट सकते हैं एक बार में हम, गुस्सा आ जाता है। चलिए, क्या पढ़ना था हमें? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग का निर्धारण। अच्छा, ऐसा पढ़ने के पीछे रीजन क्या पड़ा बाबू? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वे चीजें पढ़ रहे हैं जो दर्शाती हैं एक शब्द को। लैंगिक, आगे क्या लिखे? बोलो। द्विरूपता को दर्शाती है। इसको एक इंग्लिश नाम देते हैं, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये पढ़ने के पीछे का रीजन तो यही है। ठीक है, लैंगिक जनन में भी स्टार्ट करते समय इस बात को ला ही देते हैं कि भाई लैंगिक जनन जो करा रहे हैं ना, इसको कराने के लिए दो लोगों की जिम्मेदारी है, एक मेल चाहिए, दूसरा फीमेल चाहिए। ठीक है, और ऐसा कंडीशन हो जाए अगर कि मेल बॉडी अलग हो और फीमेल बॉडी अलग हो, तो ऐसी स्थिति को, यानी कि जीव तो एक ही है, जैसे मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य में ही दो प्रकार का शरीर होगा, ये मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। ऐसी स्थिति अगर कोई जीव दर्शाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। ठीक है, चलो। पुष्प में पढ़ा था कि पुष्प में क्या हो जाता है कि भाई पुष्प कुछ ऐसे हैं जो द्विलिंगी हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक लिंगी, कुछ ऐसे जीव भी हैं, जंतु भी हैं जो कि एक लिंगी के साथ साथ कैसे द्विलिंगी भी हैं। ठीक है, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही शरीर पर है। तो क्या वहां पे कहेंगे क्या ऐसा? नहीं। ठीक है, तो ये द्विरूपता तभी इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी जीव के दो रूप है, मेल और फीमेल। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मेल का जन्म कैसे हो रहा है और फीमेल का जन्म कैसे हो रहा है। कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जो क्या करेंगी? मेल को जन्म दिलवाएंगी, और कुछ ऐसी परिस्थितियां जो फीमेल को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी चीज को हम लेकर आते हैं, किस नाम से बच्चा? लिंग निर्धारण। अब मैं ऐसा कह दूं कि ये जो लिंग है एक प्रकार का लक्षण है हमारा। ये लिंग का होना, अगर कोई मेल है वो उसका लक्षण है कि वो मेल है, कोई फीमेल है तो वो उसका लक्षण है कि वो फीमेल है। तो लक्षण है, तो लक्षण का निर्धारण कौन करता है? गुणसूत्र करते हैं। तो जाहिर सी बात यहां भी कौन करने वाले हैं? गुणसूत्र करने वाले। कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जहां पे गुणसूत्र भी नहीं शामिल होते हैं, है ना। बिना गुणसूत्र के डिसीजन लिए ही क्या हो जाता है? नर अलग हो जाता है, मादा अलग हो जाती है। आएगी भी वो परिस्थिति।
तो लिंग निर्धारण में हम बात करें तो सबसे पहले वही बात को लेकर के आते हैं कि एक ऐसा लिंग निर्धारण होगा जिसमें कि नर और मादा का ही करेंगे बात, कि कैसे नर का जन्म होगा और किस परिस्थिति में मादा का जन्म होगा। लेकिन इस परिस्थिति को लाने के लिए जिम्मेदार होंगे कौन? गुणसूत्र। इस वजह से इसको नाम दे दिया जाता है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। ठीक है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रोमोसोम की मदद से क्या करेंगे हम लोग? लिंग को फिक्स करेंगे कि आने वाला बच्चा नर होगा या मादा। ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें गुणसूत्र का कोई रोल नहीं होगा। यहां पर रोल किसका होगा बच्चा? वातावरण का। इसको कहते हैं वातावरणीय लिंग निर्धारण। ठीक है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन के तले आकर के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नर जन्म लेंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मादा के रूप में जन्म लेंगे। तो वहां पर डिसीजन गुणसूत्र ने लिया। किसने लिया? वातावरण ने, एटमॉस्फेयर ने लिया। तो उसको कहते हैं क्या? वातावरणीय लिंग निर्धारण। तीसरी एक ऐसी परिस्थिति होगी ना जिसको कहते हैं हम लोग अगुणित और द्विगुणित, या और नहीं भी लगा सकते, अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। यानी कि यहां पर डिसीजन कौन लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? तो सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि जो अगुणित कोशिका है वो क्या है? नर के लिए है, और जो द्विगुणित कोशिका है वो किसके लिए है? मादा के लिए। यहां पर इस तरीके से ले लिया जाता है डिसीजन। तो लिंग के निर्धारण के लिए तीन परिस्थितियां हैं हमारे पास। एक जिसमें गुणसूत्र के द्वारा होगा कार्य, दूसरा जिसमें वातावरण के द्वारा होगा, और तीसरा यहाँ पर कोशिकाएं ही डिसीजन ले लेंगे कि अगुणित कोशिका है तो आगे चल के नर को जन्म देगी, और द्विगुणित कोशिका है तो आगे चल के किसको देगी? मादा को जन्म देगी, फीमेल को देगी। क्या तीनों कंडीशन क्लियर है? तीनों कंडीशन क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दें इसको। चलो, तो पहला कंडीशन है हमारे पास क्या? गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण। यानी कि यहां पर क्लियर तो किया जाएगा कि कैसे मेल होगा कैसे फीमेल, लेकिन यहां पर डिसीजन लेने वाला हमारे पास गुणसूत्र है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम बात करें तो दो तरह की परिस्थिति आती है। ठीक है, या पहले हम ये बात कर लें कि जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र ही दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका पार्ट जो हमारे बॉडी में लिंग को छोड़ करके केवल दूसरे लक्षणों का निर्धारण करेगा, ऐसे गुणसूत्र को नाम दिया जाता है अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, इनको नाम दिया जाता है ऑटोसोम ना जी। ठीक है, ऑटोसोम। एक दूसरा जो लिंग निर्धारण करता है, इसलिए उसको सीधा सीधा कहते हैं क्या? लिंगी गुणसूत्र। और यहां पर क्या है कि लिंग को छोड़ करके केवल दूसरे लक्षणों का निर्धारण होगा। अब एग्जाम्पल पे अगर हम रख लें बच्चा किसको? मनुष्य को, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 46। ठीक है, इस 46 में से 44 ऐसे होंगे जो डिसीजन जाकर के लेंगे किसका? बाकी लक्षणों का। यानी कि हमारे शरीर में अगर बहुत सारे लक्षण है तो बहुत सारे लक्षण के लिए जिम्मेदार है कौन? ये 44। ठीक है, अब अगर मैं एक मेल हूं तो मेरे मेल होने के लिए जिम्मेदार कौन रखते हैं? 2 गुणसूत्र। ठीक है, इसीलिए इस ऐसे गुणसूत्र को क्या नाम दिया जाता है? लिंगी गुणसूत्र, या सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम, या तो इसका एक और नाम है क्या? एलोसोम। एलोसोम इधर कहते हैं ऑटोसोम, इधर कहते हैं एलोसोम, या तो फिर सेक्स क्रोमोसोम। डन है यहां तक बात? अब आगे कि मनुष्य में या फिर कहीं भी, ये दोनों बातें क्लियर हो गई ना? इसको भी मिटा रहे हैं। तो ये हर जीवों के लिए लागू होता है, मतलब कि 2 गुणसूत्र ऐसा, या जो 2 हो या 1 हो, 24 हो, अगर लिंग का निर्धारण कर रहे हैं तो उसको क्या कह देंगे? लिंगी गुणसूत्र। चलिए अब यहां देखते हैं क्या कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहला XX और XY।
एक दूसरी परिस्थिति है इसका XX और X0, ठीक है, X0। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे XX ना लिख करके, चूंकि यहाँ भी हो जाता है स्थिति, इसलिए हमने इसको बदला था ना, यहाँ पे क्या किया था, ZZ और ZW, याद है। चलो, अब ये मोस्टली किसमें चलता है भाई, आपके मनुष्य जो है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो उच्च श्रेणी में आ जाते हैं थोड़े से, उनमें कहीं ना कहीं ये XX और XY वाली परिस्थिति होती है। अब ये XX और X0 की जो परिस्थिति होती है ना, ये आपके जैसे टिड्डे हुए, तेलचट्टा, उसके बाद तितली, इन सभी में क्या हो जाती है, XX और X0 वाली परिस्थिति हो जाती है। मनुष्य का परिस्थिति समझते हैं कैसे होता है। मनुष्य में क्या होते हैं, तो 44 ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, बाकी लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अब ये जो दोनों है ना, वही है, देखो, एक हो सकता है XX, दूसरा हो सकता है XY, यानी कि 2 गुणसूत्र यहाँ पर है और 2 गुणसूत्र यहाँ पर है। अब ये परिस्थिति किसी के अंदर मिली, जैसे देखो पहला कंडीशन, ये एक व्यक्ति है, उसके अंदर ये 44 तो मिल रहे हैं, ये 44 सब में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी होंगे, लेकिन स्थिति अलग अलग होगी। तो 44 तो है, ठीक है, और इस 44 के साथ उसके पास क्या है, XY, 44, 45, 46 हो गए, टोटल कितने, 46। लेकिन ये परिस्थिति बदल देगा। क्या परिस्थिति बदल देगा, ये X और Y यदि दोनों एक साथ आएंगे ना, तो ये परिस्थिति क्या हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये एक नर की परिस्थिति। यानी कि मैं अगर कहूं कि मेरे अंदर की क्या स्थिति होगी, तो सर मेरे अंदर क्या होंगे कि 44 जो है अलिंगी गुणसूत्र होंगे और 2 कैसे होंगे, लिंगी गुणसूत्र। कौन से, X और Y। ये X और Y हमेशा किसके लिए आएगा, एक मेल के लिए आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि कोई एक और जीव है मनुष्य में ही, 44 और प्लस X मिल रहा है, ये भी कितने हुए, 46 तो हुए ये भी। लेकिन यहां पर परिस्थिति बदल गई, किसके वजह से, X और X की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, एक फीमेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक लड़की के अंदर, एक मादा के अंदर क्या मिलेगा, 44 प्लस XX, और एक मेल के अंदर 44 प्लस XY। फिलहाल के लिए इसको जरा छोड़ना और देखो, एक हमने ले लिया मेल, दूसरा ले लिया फीमेल, मनुष्य की बात कर रहे हैं। अब मेल से जब भी क्या बनेगा बच्चा, स्पर्म, क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है ना कितने हैं यहाँ पे, 46। जब भी गैमेट बनता है तो गैमेट में क्या जाता है, आधा जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, तो जोड़ी बना हुआ था, इधर 44 अपना जोड़ी बनाया हुआ था, और 45वां किसके साथ जोड़ी बनाया था, 46वें के साथ, ठीक है। यानी कि 44 अपनी जोड़ी में है, 22 और 22 की जोड़ी में है, ठीक है, और ये क्या है, अपने 2 की जोड़ी में। चलो, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 44 टूटेंगे किसमें, 22 में, और भी दूसरा वाला भी 22, ये 22 क्या हो गए, अलग अलग हो गए इनकी जोड़ी। और उसके साथ हाइयो टूटेगा ना, तो एगो चला जाएगा इसके साथ, एगो चला जाएगा इसके साथ। यानी कि मेल में स्पर्म 2 तरीके का बनता है। कौन कौन सा, एक बनेगा जिसमें 22 होंगे अलिंगी, ठीक है, तथा इसके साथ जुड़ा होगा कोई एक X हो सकता है या Y हो सकता है। यहां पे क्या होगा, 22 प्लस इधर X लिख दिया, दूसरे को क्या लिखना होगा, Y लिखना होगा, हो गया। तो 2 प्रकार के स्पर्म बन गए, एक होगा जो X लेकर के जा रहा है, दूसरा Y लेकर के जा रहा है। अब फीमेल की बात करें, ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है, यहां भी क्या चीज है बाबू, तो 44 प्लस XX। अब यहां पे तो XX क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहां भी आप कह लोगे कि 2 प्रकार का बनेगा, लेकिन दोनों में क्या जाएगा, X ही जाएगा ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही बना सकते हैं कि ये रहा अंडाणु। अब अंडाणु में क्या है कि 22 गो गुणसूत्र है, एगो और बगल में मान लिया जाए कि बना है, ये 22 यहाँ भी है, प्लस इसके साथ क्या होगा बाबू, केवल X ही होगा, Y की तो स्थिति यहाँ पे नहीं है। अब इन दोनों में से कोई भी शुक्राणु पहुंच करके इस अंडाणु को फर्टिलाइज कर सकता है, निषेचित कर सकता है। अब सिंपल सा लॉजिक, चलो एक ही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला अगर जा करके इसको फर्टिलाइज करेगा, तो अपने न्यूक्लियस में क्या लेकर के जा रहा है, ये जरा देखो तो 22 प्लस X लेकर के जा रहा है, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा, 22 अब प्लस X चला जाएगा।
तो ये क्या स्थिति हो जाएगी, 22 दूनी के 44 हो गया। ये अपना जोड़ी बना लेगा 22 का, आई एक्स वाला इस एक्स वाले के साथ जोड़ी बना देगा। यानी कि कैसी परिस्थिति आ गई, फीमेल की। एक बच्चा होगा लेकिन वो फीमेल होगी कि मेल, फीमेल होगी। दूसरा कंडीशन खुद से अप्लाई करके देख सकते हो कि एक और यहाँ पर है, यहाँ पर भी वापस सेम कहानी होगी, 22 प्लस एक्स, यहाँ से क्या चला जाएगा 22 प्लस वाई, अब यहाँ से 44 प्लस क्या निकल जाएगा एक्स वाई। अब ये जो युग्म जो बनेगा बाबू, ये क्या करेगा, एक नर शिशु को जन्म देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्थिति होती है कौन सी, एक्स एक्स और एक्स वाई की। ठीक है, मोस्टली हम इसमें याद रखते हैं मनुष्य को। ठीक है, याद रखना सीधा सीधा कि जिस जीव में एक्स एक्स और एक्स वाई वाला लिंग निर्धारण चलता है उनमें परिस्थिति ऐसी ही होती है। डन। अब दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, एक्स एक्स और एक्स जीरो, मिटा दे। चलो किसी को समझ लीजिएगा कि किसी का या किसको, टिड्डे की बात करते हैं। टिड्डे में कितना था बच्चा, 23 24 24। चलो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे परिस्थिति को याद रखिएगा। अभी तक हमने एक्स वाई किस में दिखाया था, मेल में कि फीमेल में, किसमें, फीमेल में। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जहां पर सेक्स का डिटर्मिनेशन, वेट करो, जहां पर सेक्स का डिटर्मिनेशन एक्स एक्स और एक्स वाई के द्वारा होता है, वहां पर जिम्मेदार कौन होता है, एक मेल की फीमेल। मनुष्य की बात करें, ठीक है, एक फीमेल है, उसके अंदर क्या मिल रहा है, एक्स और एक्स वाई, एक्स और एक्स होगा ना फीमेल में, मेल में क्या होगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब मेल का कौन सा शुक्राणु जाकर के उस अंडाणु को, उस ओवम सेल को फर्टिलाइज कर रहा है, वो तो डिपेंड किस पर कर रहा है, मेल पर ना। यानी कि मेल डिसीजन लेता है यहां पर कि आने वाला बच्चा एक लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका, मेल का। किसमें, एक्स एक्स और एक्स वाई वाले सिचुएशन में। यहां पर क्या है, एक्स एक्स और एक्स जीरो का सिचुएशन है। तो याद रखना यहां पर 24 गुणसूत्र हमने देख लिया यहाँ पे कि कितने मिल रहे हैं, 24। ठीक है, अब हमको पता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी लगा रखा है एक्स एक्स और एक्स जीरो वाला, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कौन ले रहा है डिसीजन, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र लेंगे तो गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कुछ ऐसे जो लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे या कुछ ऐसे जो लिंग का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ को अगर मैं तोड़ूं अगर ऐसे गुणसूत्र को, तो क्या निकलेगा इसका 22, और उसके बाद प्लस यहाँ पे मैंने लिया ना, चलो जेड जेड मान लें अभी से, चलो अभी से रख लेते हैं। ठीक है, ये जेड जेड हो गया और ये जेड डब्ल्यू हो गया, तो यहां पर दिखा देते हैं क्या, जेड जेड। ठीक है, तो ये परिस्थिति याद रखना किसका होता है बच्चा, एक फीमेल का। ठीक है, दूसरा यहां पे इधर यहां पर क्या मिल जाएगा, 22 प्लस एक्स, सॉरी जेड डब्ल्यू लिया है ना, अरे गड़बड़ा आ जाएगा, अभी ये जेड ले लेंगे तो गड़बड़ा आ जाएगा, इसको एक्स एक्स ही रखते हैं, फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे आप लोग को। उसके बाद क्या मिल रहा है, प्लस एक्स जीरो। ये परिस्थिति दर्शाती है किसको बच्चा, एक नर को। ठीक है कितने, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, लेकिन 24 में से एक को बाबू यहाँ याद रखना का है, कम है। यानी कि जो 24वां नंबर है ना गुणसूत्र, वो वहां पे क्या हो गया है, जीरो हो गया है, हट गया है, या समझो कि नष्ट हो गया है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब कि नर में कितना मिल जाएगा, 23, और एक मादा में कितना मिल जाएगा, 24। इस बात को याद रखिएगा कि एक गुणसूत्र यहाँ पे गायब है, या यदि है तो वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें भी गैमेट बनाए, देखो यहां से गैमेट बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 तरह का बनेगा क्या। ठीक है, देखो दोनों तरह का कौन कौन सा होगा, 22 है तो 22 जब टूटेगा इसका जोड़ी तो क्या हो जाएगा, 11, अब प्लस 2 को 1 से तो क्या आ जाएगा, 1 को 1 इधर आ जाएगा। डन। यहां से क्या बनेगा गैमेट, सेम टू सेम बनेगा कि 22 अब प्लस दूसरा वाला x आ जाएगा, अरे सॉरी 11 प्लस x। ठीक है, यहां दोनों की दोनों क्या है बाबू, सेम है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां चले। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा जब ये टूटेगा, तो 11 प्लस x और 11 प्लस 0।
बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? 0। अब देखो जरा, ये वाला यदि इसके साथ जुड़ जाए और ये वाला इसके साथ, दोनों की अपनी अपनी परिस्थिति होगी। जरा देखो ये क्या परिस्थिति लेकर के आ रहा है और ये क्या लेकर के आ रहा है। ये क्या करेगा? 11 और 11 22 प्लस x। ये किसको दर्शा रहा था? जरा देखो तो, लिखा था ना फीमेल को, यानी कि यदि ये दोनों के दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? फीमेल। ठीक, अब वापस देखो तो 11 प्लस x, 11 प्लस x, और दूसरा क्या था हमारा? 11 प्लस 0, 11 प्लस 0 क्या बना? ये 22 प्लस ऊपर से आया x और ये रह गया 0। ये परिस्थिति किसके लिए थी? एक मेल के लिए थी। तो हमेशा क्या होता है ना कि एक जगह पर एक गुणसूत्र कम पड़ जाता है, किसमें? एक नर में। तो नर में हमेशा कितना होता है? 23। एक गुणसूत्र क्या रहेगा? उसमें अनुपस्थित रहेगा। अब यहां पे बताओ कि किसने डिसीजन लिया? यहां पे डिसीजन किसने लिया? कि द्विगुणित। चलो यहाँ बोर्ड पे आ जाते हैं, शायद इस कहानी को यहां समझा पाए बेहतर। देखो लेट नहीं हो रहा है ना ज्यादा, इसीलिए ना मधुमक्खी वाले को ज्यादा समझाना नहीं चाहते, शॉर्टकट में लिख के निकल जाते हैं। देखो क्या कहा? एक को कहा हमने मेल ड्रोन, ठीक है, और दूसरा, या इसको नर ड्रोन कह लो, नर ड्रोन। दूसरा श्रमिक मक्खी है और तीसरा है कौन? रानी मक्खी। ये दोनों की दोनों कैसी हैं? द्विगुणित। ठीक है, ये कैसा है? अगुणित। सुनना, अब होने का क्या हुआ? अब यहां से क्या बनने वाला है? गैमेट। गैमेट कैसा बनेगा? अगुणित। कौन सा विभाजन करेगा बच्चा? समसूत्री विभाजन करके, माइटोसिस करके बनाएगा ये। ठीक है, यहां से इन दोनों में कैसे बनेगा? अर्ध सूत्री करके, यानी कि मियोसिस करके। ठीक है, यहां से भी कैसे बनेंगे? एन एन टाइप के ही बनेंगे। अर्धसूत्री करेंगे तब भी क्या बनेंगे? एन और एन ही बनेंगे। अब यहां से यही युग्मक आगे क्या कर लेगा बच्चा? वृद्धि कर लेगा, और वृद्धि करके कहीं ना कहीं क्या बना देगा? ये एक मक्खी को जन्म दे देगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? नर ड्रोन। यानी कि यहां पर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना निषेचन किए ही बच्चे का जन्म हो गया। बात समझे? चलो यहां पर नर ड्रोन की बात करते। अब यही नर ड्रोन क्या करता है कि यदि इसका युग्मक कहां चला गया? उनके पास। ठीक है, अब उनके पास यदि चला गया तो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनमें निषेचन हो जाएगा, यानी कि यहाँ का एन आ गया किधर? इधर आ गया। अब क्या हो जाएगा? ये 2n हो जाएगा। अब जो 2n कर लेंगी उनको हम क्या कह देते हैं? रानी मक्खी कह देते, रानी मधुमक्खी कह देते। या आकर के छते में एक एक अंडे को अपना सिचुएट कर दी, उनको भरण पोषण के लिए या भोजन पानी के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रमिक मक्खियां। तो श्रमिक मक्खियों को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अनिषेचित हैं, ये निषेचित नहीं कर पाई अपने आप को। और ये कौन होती हैं? निषेचित मक्खियां होती हैं, यानी कि फर्टिलाइज जो बीज होंगे, जो निषेचित मक्खियां होंगी, उनको क्या कहते हैं? रानी मक्खी या क्वीन बी कह देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या बनेगा बच्चा? इनका बच्चा जो बना वो कैसा होगा? 2n होगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? n और n। n कहां से आया? उधर मेल वाले से आ गया। कैसे आया वो कहानी आपको बताएगी। ऊपर जाते जाते किसी तरीके से अगर पहुंचा दिया तो पहुंचाने के बाद क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। उसका काम ही बस इतना ही था कि जाके उसको पहुंचा देना है। पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा? n और n 2n हो जाएगा। तो 2n क्या है? इसका जाइगोट हो गया क्या? ठीक है, अब ये जाइगोट क्या करेगा? अपने आप को डेवलप करेगा, क्या बना देगा? एक मक्खी बना देगा, मधुमक्खी बना दिया। अब ये दोनों, ये मक्खियां जो बनी है ना, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आगे चल करके ये मक्खी अपने आप को क्या कर दी? फर्टिलाइज कर दी। तो फर्टिलाइज कर दी तो क्या कहलाएगी? रानी मक्खी। और ना फर्टिलाइज कर पाई तो क्या कहलाएगी? श्रमिक मक्खी। यानी कि दो तरीके के बच्चे बनते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन से बनेगा तो वो हमेशा कौन बनेगी? फीमेल बनेगी। और विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनेगा तो कौन बनेगा? हमेशा मेल बनेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से बच्चे जन्म लेते हैं। एक ऐसा तरीका जो कि हैप्लॉइड सिस्टम पर आधारित है, और एक ऐसा सिस्टम जो क्या है? डिप्लॉइड सिस्टम पर आधारित है। डिप्लॉइड से हमेशा कौन बनती है? फीमेल्स बनती है। और हैप्लॉइड से कौन बनते हैं? हमेशा मेल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहां से शायद लॉजिक आपका लग जाए कि इसके पिता नहीं है मगर दादा है। अब शायद कुछ लॉजिक लगा पाओ, और ना लगे तो ज्यादा इसमें घिचमिच मत करो। ना लग रहा है दिमाग?
आय लॉजिक ही मत लगाओ, छोड़ दो इस सब में, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, बस खाली ये चीज याद रखना कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम होता है दोनों तरीके से, ऐसे ही दोनों के दोनों। और आगे का टॉपिक बताओ, और कौन सा टॉपिक है ना? अभी आगे कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जब फंसना है तो तनी एक दिन और फंसो, तब उसके बाद मजा आए। थोड़ा सा आप भी अपना थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, शायद कुछ काम, ये खाली इसी पे ध्यान देना ना, जवाब निकलेगा। अब इसके बाद क्या है? आनुवंशिक विकार है, पढ़ लोगे ना इसको। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन तो आसान है। और कुछ रह गया? फिलहाल अभी के लिए इस बार टाइम ज्यादा लग गया हम लोग का इस चैप्टर में। अब केवल विकार रह गया है, डिजीज रह गया, यही ना? इसके अलावा भी कुछ कोई सवाल है तो बताओ जल्दी फटाक से। हम कहे थे ना कि लिख के बताना, भेजना। कौन भेजा हमको? नहीं, अजब से लिख के भेजो हमको, बिना लिखे नहीं। लिख के भेजोगे तो दिमाग में रहता है, इसे बाबू भुला जाते हैं कि हमको करना क्या है। एक्स्ट्रा चीज बताओगे भूल जाएंगे। संलग्नता वाला जहाँ पे क्वेश्चन होगा उसको बस क्लिक करना, फोटो हमको भेज देना, ठीक है? और कुछ अभी फिलहाल के लिए कोई सवाल है? आप लोग विकार पढ़ के खत्म कर लो बाबू, वही इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, इतने ही लोग को आना ही है, बाकी तो आ नहीं रहे, तो कल आप लोग आ जाइए। कितने बजे? 11 बजे आ जाओगे? अरे तो 11 बजे कितने लोग पहुंचे थे? तोड़ देंगे मार के, बोलोगे झूठ तो। हम यहाँ हैं तो देख नहीं रहे, हम भले 11:15 बजे तक हम यहाँ पे हाजिर थे। हाँ बेचारी ये वही आई थी, इतना दिन ऐसे ना शकल सूरत दिखा रही है, मॉर्निंग वाले में आई, आज आ गई थी सबसे पहले। नहीं, हम आ गए थे बस। तो अगर आप रेडी हैं तो कल आइए, कल 11 बजे आइए। हम भी आ जाएंगे बाबू 11 बजे, हमको छोड़ दीजिए। हाँ 11 से 1 खत्म हो जाएगा, कल टॉपिक अपना खत्म कर लेंगे, चलेगा? डिजीज आप पढ़ लीजिए, बाकी जिनको पढ़ना है हम पढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो तो परिवर्तन, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि बाबू हमारे अंदर कोई पहले से वैसा चीज नहीं था और अचानक से आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कह देते हैं, उत्त परिवर्तन कह देते हैं। अब ये उत्त परिवर्तन भी 2 तरीके के हो जाते हैं। कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं देते। अब ऐसा कैसे हो गया कि कुछ चेंज हमारे अंदर आया, वो चेंज मेरे बच्चे में दिख रहा है, और कुछ चेंज ऐसा है मेरे अंदर जो मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब चेंज भी 2 प्रकार के, और चेंज या परिवर्तन 2 प्रकार के इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोशिकाएं 2 प्रकार की, एक है जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल, और दूसरी है कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल, ठीक है? और यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे कायिक कोशिका में आया है, वेजिटेटिव सेल में आया है, तो गलती से भी वो लक्षण मेरी अगले पीढ़ी में नहीं जाएगा। और यदि परिवर्तन मेरे किस में आ गया है? जनन कोशिका में आ गया, रिप्रोडक्टिव सेल में आ गया है, तो 100% ये मेरे बच्चे में जाएगा ही जाएगा, यानी कि मेरी अगली पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई देंगे। बस यही छोटा सा टॉपिक था क्या आपका? उत्त परिवर्तन। डन। यानी कि मिला जुला कर हम ऐसा कह देंगे कि भाई गुणसूत्र हर कोशिका में है, अगर हमारे चेंज आ रहा है कहाँ पे, तो स्पर्म के गुणसूत्र में यदि चेंज आ रहा है, या फिर वैसी कोशिका में चेंज आ रहा है जो क्या कर रहे हैं, हमारे शुक्राणु को बना रहे हैं या तो अंडाणु को बना रहे हैं, तो वहां पे चेंज आएगा, तो अगली पीढ़ी में भी वो चेंज दिखाई देगा। काम खत्म। ये था म्यूटेशन। अब रह गया रोग वगैरह जो भी है, कल आप पहुंचिए 11 बजे। आप नहीं भी पहुंचेंगे तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, जो भी रोग रहेंगे 2-3 लोग। अगर आज स्टार्ट कर देते तो चिचियाना चालू कर देता जो लेट आया है। सर हम लोग को 11:30 बजे बुला के और 11 बजे क्लास चालू। हाँ बाबू, हम मुझे पता है कि 12 बजे ही बोला है। अच्छा ये बताओ कि सारे लोग तो 12 बजे ही पहुंच रहे हैं, ठीक है? हमारा काम है, हम आ जा रहे, रीजन है यहाँ पे
11 बजे पहुंचने का हमारी कि कहीं ना कहीं न्यू बैच का टाइमिंग भी 11 बजे से है, कुछ नए बच्चे की इंक्वायरी भी आती है तो हम पहले पहुंच जाते हैं। आप लोग भी आ जाइए 11 बजे। हमेशा याद रखिए कि अब हम जो 11:30 हमने बोला था उसको 11 बजे कर दीजिए, ठीक है। 11 से 1 चला लेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो कल पहुंचिए 11 बजे सभी लोग, लेकिन 11 बजे पहुंच जाइएगा। ये नहीं कि 2-4 को आके या बाकी लोग ना आए, कोई मतलब नहीं बनता है फिर वैसे। डन।